का अपने भाईपे के प्रॉपर्टी में एकदम क्या बराबर का हिस्सेदारी है, लेकिन कईयों को नहीं पता है, वो अपना राइट जो है जानते ही नहीं है। फिर मैडम ने कुछ देर कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी पारिवारिक हिंसा। अब पारिवारिक हिंसा क्या है? पारिवारिक हिंसा यानी एक लड़की जो घर में रही, वहां पर जो परिवार के सदस्य उनके द्वारा अगर उसका ऊपर अत्याचार होता है उसको पारिवारिक। हम लोग आकर के हम लोगों का जो जानकारी नहीं था, हमको भी कुछ जानकारी नहीं था कि कोर्ट में केस फाइल करने हम उसके वकील को ढूंढ कर, जैसा कि साहब ने बताया कुछ भी समस्या होता है, इसके पास इनकम 3 लाख से नीचे है, वो जो है आकर के हम लोग से दियो, हम लोग पास ऐसा वकील है जो पैसा नहीं लेगा, बहुत कम खर्चा में, जो पेपर का खर्चा में आपका केस करके जाता है। लेकिन लिखा तो है 3 लाख, जैसा कि हमारा ये रूरल एरिया के जमीन हाउस से दिया गया, कभी डिमार्केशन नहीं, एक आदमी दूसरे आदमी जमीन पे बैठा है। अभी जब कोई कारण पानी लेने जाता उस टाइम पूछा जाता है पाटोरी। जय हिंद, मैं अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं वृंदावन के ग्राम पंचायत के यहाँ पे हाई कोर्ट से काफी सारे जजेस यहाँ पे उपस्थित होंगे और डिस्ट्रिक्ट जज भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पॉस्को रिलेटेड जो केस है उस विषय में यहाँ के निवासी को कुछ नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ साइबर क्राइम जो साइबर क्राइम हो रही है उस रिलेटेड भी यहाँ पे काफी सारे नॉलेज यहाँ पे स्प्रेड किए जाएंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हम इस प्रोग्राम की ओर और आपको दिखाते हैं जजेस के थ्रू क्या अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ के वृंदावन के निवासी को। तो आइए सीधे चलते हैं हम इस प्रोग्राम की ओर। आप लोग आकर के हम लोगों का जो जानकारी नहीं था, हमको भी कुछ जानकारी नहीं था कि कोर्ट में केस फाइल करने हम उसके वकील को ढूंढ कर, जैसा कि साहब ने बताया कुछ भी समस्या होता है, इसके पास इनकम 3 लाख से नीचे है, वो जो है आकर के हम लोग से दियो, हम लोग पास ऐसा वकील है जो पैसा नहीं लेगा, बहुत कम खर्चा में, जो पेपर का खर्चा में आपका केस करके देगा। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो हमारे गाँव में आकर के हम लोगों को ये चीज बताया। सबसे शुरुआत करने से पहले मैं कहूँगा पोस्को जैसा केस, जैसे कि सर ने बताया हमारे एरिया में हमारे के बाद 3 पॉस्को केस हमारे यहाँ से गया और तीनों केस पंचायत से हम लोग भेजा पुलिस के पास। यहाँ का लोग को ये पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, कोई बच्चे के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो प्रधान मैडम के पास आते हैं, उनका मम्मी आकर बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैठ के बात करते हैं, फिर SHO को बुलाते हैं, उसका वो केस को उधर हैंडल देते हैं। यहाँ से 3 केस जो है पोस्को केस हमारे वृंदावन पंचायत से जो है अभी 2 साल के अंदर में 3 केस हम भेजा। तो हम चाहते हैं कि अभी जैसे बताया, और ये जितना बेटा सर आप लोगों को बता दो कि जितना बेटा 80% लोग हमारे एनक्रोचमेंट में बैठे हुए हैं, जो आप लोग के बदौलत आप लोग करंट पानी का हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक आप लोगों ने हम लोगों को दिया और 80% लोग यहाँ पर जो बैठे हैं सब एनक्रोचमेंट का, सब रांची आदिवासी ज्यादा बिलोंग करते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास उतना बड़ा पूंजी नहीं है जो जाकर के जमीन खरीद के अपना घर बनाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर कि एंक्रोचमेंट रिमूव होता है यहाँ पे कभी कभी, तो वो जो होता है उसको नहीं होकर के जो पुराना एंक्रोचमेंट है उनको रेगुलाइज करने का काम हम लोग जो है हम सब भी पास करके रखा हुआ है। सर आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग को जमीन का जो मामला है उसमें थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए सर। छोटा सा काम है सर, आप लोगों को पता होगा वृंदावन पंचायत 90% लोगों को जॉब नहीं है सर। ये हमारा एक रिक्वेस्ट हम जिला परिषद वाले के नाते आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहते हैं। और दूसरा बात, यहाँ पर जो हमारे लोग बैठे हैं बहुत सीधा साधा लोग हैं और आप लोग जो बताया इतना अच्छा पॉइंट बताया कि आप लोगों के पास कभी भी आकर के आप लोग मिल सकते हैं। जैसे पेपर में आप लोगों का नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर, ऑफिस चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी केस हो तो आप लोगों के पास आएंगे और हमारे पास जब भी आएगा हम लोग आपके पास लेके आएंगे, सरस्वती मैडम के पास लेकर के हम लोग लेके आएंगे। और आप लोगों का बीच से अगर कुछ बोलना है किसी को तो आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये सेशन के बाद अभी हमारा और 2-3 जज साहब तो बचे हैं उसके बाद, ठीक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजीज भाई, आपने अपने इलाके की
जो समस्या है वो मंच के सामने रखें। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम सभी को। आज हम लोग यहाँ आए हैं दोपहर के वक्त, साइड से आते आप लोग को नींद आता होगा, तो ये प्रोग्राम जो हम लोग आज करने आए हैं, हमारे मित्र बोले हैं कि कागज का भी खर्चा लगता है, कागज का भी खर्चा नहीं लगता है। हम लोग के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में हर चीज होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, कागज का भी खर्चा, स्टैम्प ड्यूटी का भी खर्चा नहीं लगता है। हम लोग के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि हम लोग का अधिकार क्या है। अधिकार क्या है? हम लोग का जो संविधान है, वहां से ये जितना कानून बनता है संविधान को टच करके बनता है, उसका फ्रेमवर्क में बनता है। तो जो कानून है, आज पॉक्सो है या लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि घर के चौखट पर कानूनी परिसेवा आप लोग के पास पहुंचे। हर कोई का हिम्मत नहीं होता है कोर्ट जाने का, बड़ा बिल्डिंग देखना, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी रहती है, बड़ा एडवोकेट उतर रहा है गाड़ी से, अप्रोच कैसे किया जाए, ये होता है ना। आदमी क्या पहले क्या होता था, कोर्ट जाना आपके पास बहुत खर्चा। ये कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया है कि हर एक इंसान को लीगल परिसेवा मिलना चाहिए, लीगल आईनी सहायता मिलना चाहिए। हर इंसान का राइट है, एक जैसे हम लोग का फंडामेंटल राइट होता है, ये भी एक लीगल राइट है कि आपको एक परेशानी, लीगल परेशानी का संविधान है और कहाँ है, यहाँ है। लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका ऑफिस एकदम हम लोग के कोर्ट के उनके तरफ है, आप वहाँ नहीं जा सकती है तो फोन नंबर दिया हुआ है पर्चे में, वहाँ जा सकते हैं। और हमारे मित्र आपको पॉक्सो के बारे में बताए हैं, ये जेंडर न्यूट्रल है, और उसके बाद फॉक्स के बारे में भी बताया है। हम थोड़ा से साइबर क्राइम के बारे में बताएं। साइबर क्राइम क्या है, साइबर कैसे होता है? सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। साइबर क्राइम इज कनेक्टेड विद इंटरनेट। जैसे जैसे हम लोग उन्नति कर रहे हैं, हम लोग का जैसे जैसे उन्नति हो रहा है, मगर उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। हर चीज का एक अच्छा साइड होता है, हर एक सिक्का का दो पहलू होता है, एक अच्छा पहलू होता है, एक खराब पहलू होता है। तो जैसा मोबाइल से बहुत सुविधा हो गया, जब हम लोग थे तो पढ़ाई लिखाई के टाइम में मोबाइल का सुविधा नहीं था। आज स्टूडेंट को कोई टॉपिक में ऐसे लिखना होता है कि गूगल पे जाकर टाइप करेगी, सेट से निकल आएगा। तो इससे क्या होता है, इजी हो गया, मगर इससे क्या हो रहा है कि सोचने का क्षमता कम होते जा रहा है। गारंटी ले रहे हैं हम लोग क्या गूगल में है। कब पहला पानीपत कब हुआ था, सोचेंगे नहीं कब हुआ था, बोलिए कोई है? पहला पानीपत कब हुआ था, गूगल कर ले। 1526 राइट। तो ये हम लोग याद किए हैं, इसलिए आज तक याद है, और आप लोग को याद नहीं है क्योंकि हम रिलायबल हो गए। अब आस्ते आस्ते ये रिलायबिलिटी क्या हो गया, फाइनेंशियल के तरफ चले गया। हम लोग पहले के टाइम में इलेक्ट्रिक बिल आया, फोन बिल आया, कुछ हुआ प्रॉब्लम, क्या हुआ, हम लोग बैंक जाते थे, काउंटर में जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी का एक काउंटर बना होता था, वहाँ लाइन लगा के जमा करते थे। अब ये सुविधा यहाँ हो, हम लोग एक ऐप्स है, फोन ऐप्स है, गूगल पे है, बहुत सारा ऐप्स है, जो कंपनियां उनका अपना ऐप्स है, वो ऐप्स हो गया है। आप घर बैठे अपना मोबाइल को बैंक से लिंक कर दिया है, लिंक करके वो ऐप्स को लिंक करके हम लोग पेमेंट कर देते हैं। ये सुविधा तो हुआ है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे समाज में तत्व हैं जो ये सुविधा, बहुत सारे लोग जो इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट बोलेंगे नहीं, ये ट्रैप में बड़े पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं कि आपके पास एक फोन आएगा, बोलेगा एक पार्सल गलत, कार्गो की तरफ से फोन आएगा, बोलेगा एक गलत पार्सल मिला है आपके अगेंस्ट में। आप अभी आप वीडियो में आ जाइए, आपके अगेंस्ट में मिला है, आधार नंबर को ट्रैक कर लेगा, आपका आधार नंबर क्या है, वोटर आईडी का नंबर ये है, आप आइए, उसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। आप अरेस्ट करके आपको बोलेगा कि आपका अगेंस्ट में ये नारकोटिक वाला केस हो गया है, ये केस हो गया है,
आपको इतना पैसा दीजिए तो अरेस्ट नहीं होगा। आदमी लोग डर जाता है, बिना कुछ समझे अपना अकाउंट से ट्रांसफर करना चाहता है, करते रहता है पैसा। पता चलता है बाद में कि ये फ्रॉड है, ये जाली था। ये जो पुलिस बन के वो कैमरे में बैठा हुआ था, कैमरा में दिखाई दे रहा था, ये सब स्टूडियो सजाया हुआ था, वो सब भाड़ा का टक्कर था, वो सब साइबर क्राइम करने वाला था। इसीलिए पहला बात, अगर ऐसा कभी कुछ हो जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, कभी भी ऐसा हो तो आप लोग एक बात याद रखिए, पुलिस को पकड़ना होगा आपके पास आके पकड़ेगा। पुलिस कभी फोन का थ्रू, लैपटॉप का थ्रू आप लोग को बोलेगा नहीं कि आप लोग बैठे रहिए, आप कहीं जाइए, बैठ कर रहिए, आप आपका सजा होगा, आपके ये होगा, ये नहीं होता। ये प्रोविजन ही नहीं है, ये कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाए। तो पहला बात ये है। दूसरा बात ये है कि मोबाइल जब भी ऑपरेट करते हैं तो पेमेंट करने जाते हैं तो एक चीज आता है OTP। कोई बता पाएगा कि इसका OTP का मतलब क्या होता है? इज एनीवन देयर? क्या हम लोग के बीच में कोई है जो OTP का फुल फॉर्म बता पाएगा? वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, ये भी बहुत डेंजरस है। जो साइबर क्राइम करते हैं वो एक, अगर भूल से भी आपका बैंक डिटेल उनके पास चले गया तो उनको वहां से पैसा निकालने के लिए OTP की जरूरत होता है। कभी भी भूल से किसी को OTP मत दीजिएगा। वन टाइम पासवर्ड अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास आना चाहिए। दूसरा आदमी अगर फोन करके बोलता है कि आपके मोबाइल में एक OTP किया है, आप हमको दीजिए, हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट अपडेट करना है, KYC अपडेट करना है, तो आप कभी मत दीजिएगा। आप बोलिएगा अगर कुछ है तो हम बैंक का ब्रांच में जाके करेंगे, बैंक का ब्रांच में जाके करेंगे, आपको OTP नहीं देंगे। अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं कुछ खरीदने के लिए तो हमको मालूम है कि OTP आने वाला है तो ठीक है, अगला को मत दीजिए, अपना OTP शेयर मत करिए, पहला बात। दूसरा बात, अगर कभी भी आप लोग के साथ ऐसा घटना घट जाए और आपको पता चले कि आप बेवकूफ बन गए, आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो सबसे पहले साइबर क्राइम रिपोर्ट करिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, स्टूडेंट भी और महिला लोग भी नोट कर लीजिए। एक नंबर है 1930 1930। आप याद रखिए 1930 नंबर पर डायल करके अपना जो घटा है आपके साथ फ्रॉड हुआ है वह रिपोर्ट करिए। अगर यहाँ भी नहीं कर सकते हैं तो एक पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, वहाँ रिपोर्ट कर दीजिएगा। आप लोग जितना जल्दी करिएगा और पैसा ट्रांसफर ये तुरंत बात करिएगा तो चांसेस ये है कि आपका पैसा रिफंड हो जाए। इसका कोई गारंटी नहीं रहता, क्योंकि वो लोग जैसे पैसा उन लोग के पास जाता है वो लोग ट्रांसफर करते रहता है, सट 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 सट। आजकल क्या हुआ, विद द क्लिक ऑफ अ बटन आप एक कंप्यूटर से टिपिएगा, टक करके पैसा चलेगा, तो लोग 10 अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इसको रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी भी कोई भी साइबर अगर सतर्क रहिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? इसके साथ ही मैं अपना अगला वक्त बोलेंगे और साइबर क्राइम को लेके कोई दुविधा रहा तो अपना क्वेश्चन आंसर जरूर पूछिए। धन्यवाद मान्यवर। अब मैं श्रीमान सुधीर कुमार जी से अनुरोध करूंगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कि आप अपने विचार से हमें प्रेरित करें। मान्यवर। धन्यवाद। माननीय रजिस्ट्रार साहब, नियाज आलम साहब, CGM साहब, सरस्वती मैडम, गीता मैडम एवं मंच पर उपस्थित अन्य दूसरे गणमान्य व्यक्ति एवं यहाँ सबसे प्यारे हमारे श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को प्रणाम करके मैं अपना वक्तव्य आप लोग को बताऊँगा। मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊँगा जिससे कि आप लोग को सभी चीज समझ में। सबसे पहले आप लोग ये मुझे बताइए कि आप लोग को
क्या लगता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग को ये बोलने की कोर्ट में आइए और केस कीजिए, हम लोग क्यों आए हैं ये तो पहले जानना होगा। हम लोग आए इसलिए नहीं हम आए हैं कि आप आइए कोर्ट में और केस कीजिए। हम लोग ये बताने आए हैं कि आप कोर्ट में केस नहीं करने आइए, और कोर्ट में किस ढंग से आप जाइए ताकि आपको केस नहीं करना पड़े। क्योंकि अभी भी ये तो जानते हैं कोर्टों में बहुत सारा मुकदमा ऐसे पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, और हम आपको बोलें कि आप आइए और उसमें और 2-4-10 केस जोड़ दीजिए, इसके लिए तो हम नहीं आए। हम ये बताने आए हैं कि केस आपको नहीं करना है तो कैसे करेगा? केस होने के पहले या होने वाला है या हो गया है, आपके घर में कोई कांड हो गया है, वैसी स्थिति में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो ऑफिस है वो केस होने के प्रथम स्टेज पे है कि आप वहाँ आइए, वहाँ आप हमें बताइए। समस्या क्रिएट किया जाता है और दूसरा करने वाला होता है। हर एक समस्या में यही होता है। तो जो हमारे पास आएगा हम दूसरे पार्टी को बुलाएंगे, नोटिस देंगे, ठीक है। और हम चाहेंगे जैसे पंचायत में कैसे होता है कि बैठा के दोनों को समझाया बुझाया जाता है, ठीक है। पंचायत में जो बैठा कर समझाया बुझाया जाता है आप लोगों को, वो पंचायत ऑफिस छोड़ने के बाद वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस चीज को समझ जाइए आप, कहाँ पर डिफरेंस है। लेकिन कोर्ट में जब आप हमारे डीएलएस के ऑफिस में आएंगे, वहां पर हम एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको मानने के लिए बाध्य है। अगर नहीं मानेगा तो हम उससे पुलिस अथॉरिटी, प्रशासन अथॉरिटी को डायरेक्शन देके मनवाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए क्यों हम आए हैं यहाँ। हम आपको ये नहीं बोलने हैं जाइए केस कीजिए, आप आइए उस ऑफिस में, पहले बताइए। अब क्या, अभी भी समाज में जो आदमी है कोर्ट में जाने से और पुलिस के पास जाने से डर लगता है। इसलिए तो जो वास्तविकता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सोचता है कि पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस हमें हरास करेगा, कोर्ट में जाएंगे वकील हमें हरास करेगा, या कोर्ट में डेट पर डेट पड़ेगा। यही अभी तक मानसिकता है ना लोगों की। इस चीज को समझिए। मैं यही चाह रहा हूं कि आपको अगर थाने में भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप वहां का कोई केस नहीं ले रहा है, ठीक है, तो आप उस डीएलएस के ऑफिस में आइए, वहां से हम आपको आदमी देंगे। वो आदमी आपका पूरा दरखास्त लिखेगा कि हमारे देश में अभी भी इलिटरेट की संख्या बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है, गांव साइड में बहुत पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाए नहीं लिख पाएंगे। वैसे केस में आप क्या करेंगे? आप किसी के पास जाएंगे, आपको बोलेगा 100,000 दो, ये दो, वो दो। अब हमारे पास आइए, वहां से हम आपको ठोकर देंगे, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं। और उसके लिए सरकार पैसा दे रही है, वो पैसा अगर यूज नहीं होता है वो पैसा लौट कर चला जाता है। हम लोग यहाँ जो आए हैं उसका मेन उद्देश्य ये है कि आपको बताने के लिए कि आपके लिए सरकार कितनी फैसिलिटी दे रही है, लेकिन आप लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। समझ रहे हैं बात को? एक चीज मुझे बताइए सिंपल, सभी के घर में भाई की वाइफ यानी भौजाई, जिसको आप जिस लैंग्वेज में आप बोले, और ननद दोनों है, बहन भी है। जब शादी हो जाती है और ननद चली जाती है, वो 4 दिन के लिए आती है तो बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन अगर वो ननद वहां से चली जाए और आके बोले कि अब मैं यहीं रहूंगी, उस समय आपको कैसा लगता है ये भी बताइए। प्रैक्टिकल चीज, शादी हो जाने के बाद फादर के घर से, पिता के घर से ये सोचा जाता है कि चलो मेरा बर्डन खत्म हुआ, मेरा दायित्व खत्म हुआ, वो गई अपने घर। और वहां जाकर बेचारी के ऊपर मारपीट होता है, वो
वो यहाँ आती है, अगर ये आके बता दे कि लड़के आई हूं तो तुरंत आप डंडा लेकर तैयार रही है कि चलो भाई अपने घर जाओ। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आज अपने ही संसार को, अपने ही घर को संभालना इतना मुश्किल है, इतना खर्च है कि आपके माइंड में सीधा आता है कि उसके बाल बच्चे को उसको कौन संभालेगा। जो प्रैक्टिकल चीज है उसको रियलाइज कीजिए, ठीक है? बड़ा बड़ा लॉ बोलने से और ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है, इस चीज को रियलाइज कीजिए। यानी कि मेन बात यह है कि आज भी औरतों को हम जितना भी पढ़ लिख लें और राइट ऑफ इक्वलिटी की, बराबरी की बात करें, आज भी औरतों को हमारे समाज में बर्डन माना जाता है कि वो हमारे ऊपर भार है, उसको जैसे बोझ को हटाओ, ठीक? तो बेचारी वो कहाँ जाएगी? इस चीज को सोचिए, वो जाएगी कहाँ? इधर से फादर के यहाँ से चली गई और उधर से हस्बैंड के पास से चली गई, वो क्या करेगा? इस चीज को आप समझिए। आप लोग को क्यों बुलाया गया है? ताकि हम घर घर जाके बता नहीं सकते, तो आप लोग कुछ आदमी को यदि हम बताएं और आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप उनको बताइए कि भाई वहां जाओ, क्योंकि वो लड़की के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। समझ रही है बात को? पैसा नहीं है, जहां भी जाइए एक बार पैर फैलाइए आपको पैसा लगेगा, ठीक है? वैसी स्थिति में आप उनको बताइए ये फोन नंबर है, यहाँ चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी। वहां जाने के बाद हम क्या करेंगे? हम उनको तो ये नहीं बोलेंगे चलो भाई केस कर लो। वहां आने के बाद हम क्या करेंगे? उसके ससुराल पक्ष वाले को बुलाएंगे, ठीक है? और उसको बताएंगे कि भाई क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकता है, इसका जो परिणाम क्या हो सकता है, उसको बताकर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और समझौता अगर होता है तो क्या कहा जाता है? हम उसको इंटाइटल बनाएंगे। अब आप बोल सकते हैं कि वो आएगा उसका हस्बैंड तो मान जाएगा, इसकी क्या गारंटी? हो ही सकता है नहीं मान। उसके फादर मदर को भी हम बुलाएंगे। जनरली आप देखिएगा जब तक माँ बाप जिंदा रहता है तभी तक मैके, तब तक ऐसा मायका है, फिर भी बाप माँ का थोड़ा सा जो है सो सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन फादर तक माँ साहब भाई तक कोई आपके प्रति ठीक है, 4 दिन के लिए आइए तो आपको बहुत आदर सत्कार मिलेगा, इसके बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं। वैसी स्थिति में वो लड़की जाएगी कहाँ? उस समय अगर वो बोलेगी कि हमको मेरे घर में हिस्सा दो, कौन सुनेगा? और कहां से उसको दिलाया जाएगा? भाई पैसा कहां से आएगा? कोर्ट में जाएगी तो पैसा कहां से आएगा? वैसी स्थिति में आपको वहां आना है, हम सभी को बुलाएंगे और हम डिसीजन लेंगे। मान लीजिए कि डिसीजन फेल कर, कोई राजी नहीं होता कि नहीं हम नहीं रखेंगे, वैसे केस में हम आपको, देखिए कहां कोर्ट में मामला जाएगा, वैसे केस में हम आपको फ्री में एडवोकेट देंगे, वकील देंगे, जो कि सरकारी खर्चे पर केस लड़ेंगे उनका, क्योंकि उसे तो न्याय दिलाना है। वो तो क्या कहा जाता है, भूखे तो रह नहीं सकती, उसका बाल बच्चा पढ़ेगा नहीं, उसको तो पैसा चाहिए। शादी कर लिया उसको छोड़ दिया ऐसा तो चलेगा नहीं, उसको तो गुजारा भत्ता देना होगा, उसको मेंटेनेंस देना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि जब भूख लगेगी उस समय आप धान लगाने जाइएगा तब तो आपको खाना मिलेगा नहीं, या प्यास लगी और कुआं खोदने लगे तो पानी तो मिलेगा नहीं। इसलिए पानी और धान का, चावल का इंतजाम पहले से करना है, वही इंतजाम आपको करवाने हम आए। समझ रही है बात? अच्छे से समझिए, नहीं जहाँ नहीं समझिएगा वहां मुझे बोलिएगा। आप समझ के रखिए, क्योंकि देखिए आज गांव में या शहर में कहीं भी लोगों की मानसिकता क्या है कि अगर एक प्रॉब्लम हुआ तो चलो वो बड़े बुजुर्ग है उनके पास जाए, चलो वो पढ़ा लिखा आदमी है उसके पास जाए। तो जिसके पास जा रहा है उसको तो नॉलेज ही नहीं है, तो करेगा क्या? वही नॉलेज आपको मिलेगा, ताकि आप उनको ले आइए वहां, बोलिए जाओ भाई वहां शॉर्ट में समस्या समाधान हो जाएगा। तो लोग भटक करेगी इधर से उधर। ये तो एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट,
सभी को अपने बच्चों से प्यार है, लेकिन वही बच्चा जब आपको घर से बाहर निकालता है बुढ़ापे में, तो प्यार कहाँ जाता है, रहता है कि नहीं रहता है। समझिए, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसको समझिए। जनरली ये हो रहा है, आप क्या किए, बच्चे के प्यार में, बच्चे के मुंह में जितना संपत्ति है सब लिख दिया। क्या होगा, अगर क्या कहा जाता है बूढ़े हो जाएंगे नहीं कुछ कर पाएंगे, तो यही तो देखेगा। अरे वो तभी तक देखेगा जब तक वो मधु है, मधु खत्म बाकी सब खत्म। जब तक आप सक्षम हैं तब तक प्रॉपर्टी किसी को नहीं। ये सुनने में बहुत खराब लगता है, ये सुनने में खराब लग रहा है, लेकिन आज अधिकतर फैमिली में ये प्रॉब्लम है। इस चीज को आप जान जाइए। आप कहेंगे एक तो समय ऐसा आएगा जबकि हमको तो सारा संपत्ति बच्चों को लिख देना होगा, लिखना ही होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे तो फिर उस संपत्ति का कैसे जाएगा, उसके पास दिक्कत होगी। दो भाई हैं, दोनों लड़ने लगेगा। उसका उपाय मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपको जरा सा भी इसका आभास हो कि हमारे बच्चे ऐसा करेंगे जो कि आज 99% घर में होता है, इस चीज को आप जान जाइए। 99% भी कम बोलना होगा, पॉइंट में चले जाइए। ठीक है, अगर दो लड़का है तो छोड़ दीजिए, जब तक संपत्ति लिखा नहीं रहा है तब तक दोनों आदर सत्कार होता रहेगा, कभी ये करेगा कभी वो करेगा। जिस दिन संपत्ति गया उस दिन बैठ आदर सत्कार सब खत्म। वैसे केस में आप ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट बनाया जाता है, वो एडवोकेट बनाएंगे। ठीक है, उस ट्रस्ट में ये लिखा हुआ रहेगा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर हस्बैंड है, तब तक मैं, मेरी वाइफ, दोनों संपत्ति का उसका जो भोग है, जो उसका खाना पीना, वो हम एंजॉय करेंगे। मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ, और अगर हम दोनों नहीं रहेंगे तो हमारे दोनों बच्चे में आधा आ जाएगा। आपके मरने तक उसका कोई उपाय नहीं है। जब आप मरेंगे तभी उसको मिलेगा। और अगर लगता है कि नहीं उस संपत्ति की वजह से हमको मार देगा, हो सकता है कि आप संपत्ति की वजह से ही मार दे आपको, कि जल्दी मरे और संपत्ति हमारे पास आए। वैसे केस में आप लिख सकते हैं कि अगर कोई मेरा अननेचुरल डेथ होता है तो ये प्रॉपर्टी मस्जिद कमेटी, मंदिर कमेटी किसको चला जाएगा, वो आप तुम्हारे। समझ रहे हैं बात को, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप ट्रस्ट कीजिए, विश्वास है सो बच्चे पर कीजिए, सब ठीक है। लेकिन आज के जमाने में जो आज का मेटेरियलिस्टिक युग मतलब हो गया है, पैसा, हर चीज को पैसे से तोला जाता है। जिसके पास पैसा है उसी के पास सब चीज है, ये जान जाइए। आप पैसा से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, घर बैठे बैठे आप सब चला सकते हैं, लेकिन वो आपके हाथ से गया, आप जीरो हो गए। उस चीज से बचने के लिए ये चीज आप कीजिए। महिला के बारे में बता दिए, बुजुर्ग के बारे में बता दिए, अब बच्चों के ऊपर आज जो पॉक्सो केस हो रहा है, इतना पॉक्सो केस होने के यदि कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, घटना हो जाता है, उसके पहले अगर हम थोड़ा सतर्क हो जाए तो घटना कम होगी। क्योंकि आदमी का क्लेम है, एलिगेशन है कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम कहां से देंगे बच्चों को टाइम। लेकिन जब केस हो जाता है तब तो कोर्ट में दौड़ने के लिए और थाना दौड़ने के लिए समय है, तो कि उस समय बनाते हैं आप, जो है वही 24 घंटे में आपको करना है। आज गांव में जो महिलाएं हैं और पुरुष दोनों काम नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं चलेगा, ये जानते हैं। लेकिन बच्चे को भी देखना है। आप देखिएगा पॉक्सो रिलेटेड, सेक्सुअल ऑफेंस रिलेटेड जो क्राइम होता है वो कहीं विदेश से आदमी नहीं आता, वो आपके घर के आसपास है, आपका रिलेटिव है। ये अभी तक जितना देखा गया है। तो अगर आप ऐसा एक कम्युनिटी टाइप का बनाए जिसमें से कि अगर 5 आदमी 7 आदमी काम करने जा रहे हैं
उसमें से एक औरत एक दिन ऑफ करे और बच्चों को दे, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड, जो लड़कियां हैं, उनको थोड़ा सा देखे कि वो ठीक है कि नहीं। कहेगी कि एक दिन का तो मेरा कमाई मारा जाएगा, लेकिन अगर उस लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो कमाई तो छोड़ दीजिए, उसका फ्यूचर साफ है और आपका भी फ्यूचर साफ है। आप भी दौड़ते दौड़ते परेशान है, समाज में आपकी क्या स्थिति रहेगी? तो इसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना होगा। आप देखिए जनरली क्या होता है, लोग को बोलिए कि अरे भाई थोड़ा सा सवेरे उठ के एक्सरसाइज करो तो शरीर ठीक रहेगा। तो समय कहाँ है जो हम एक्सरसाइज करेंगे भाई? लेकिन बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में तो रहने के लिए समय बहुत है आपके पास, समय है कि नहीं है? जाके हॉस्पिटल में रह रहे हैं। तो अगर इस टाइप के स्टेप पहले से लेते हैं तो आपको बाद में परेशानी कम होगी। इस चीज को आप जान लेंगे। ये प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई नया अलग प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ। समाज में ये प्रॉब्लम हो रहा है और हम लोग वहां बैठकर बोर्ड में इस चीज को देख रहे हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। उसी प्रॉब्लम से अवगत कराने के लिए, उससे सावधान करने के लिए आपके पास आए हैं एवं उसका निराकरण कैसे होगा वो बताना। समझ रहे बात में? इसमें मैं कोई ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ जो आपके समझ में नहीं आएगा, सबके समझ में आया होगा बात। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा उसका जवाब मैं दूंगा। यही बोलकर मैं अपना वक्तव्य यही खत्म करता हूँ। नमस्कार। जैसा आपने आपको सरल भाषा में समझाया, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जैसे ट्रस्ट बनाने की बात आपने कही है। कुछ दिन पहले सर, मैं अगर गलत ना हूँ, कि ऐसा भी सरकार ने नियम बना ली है कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को जमीन जायदाद दे दिया और बुढ़ापे में अगर वो जमीन बच्चे या उसके लोग अगर उन्हें नहीं देखभाल करते हैं तो ऐसे प्रावधान नियम में आ चुका है कि आप वो बच्चे से दोबारा चीज को वापस ले सकते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो घबराइए मत। उसको लेने के लिए कितना दौड़ भाग करना होगा, कितना उछल कूद करना होगा, इसको तो समझ रहे हैं जी। तो इसीलिए जैसे साहब ने कहा कि ट्रस्ट बनाना अच्छा है, तो ट्रस्ट के बल पे जो है अपने जो निचले क्रम के रिश्तेदार हैं, यानी बेटे बेटी बहुएं जो भी हैं, तो वो संभल के रहेंगे। तो आज इस पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए मैं, ऐसा होता है कि जब पब्लिक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये मेरा दीर्घ शायद 39 इयर्स सर्विस से ये पता चला, अब लोगों के साथ इस तरह इंटरेक्शन में, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो उनसे बचने के लिए मैं हमारे संगठन की एक छोटी सी जो प्रथा है उस प्रथा पहले कर लूँ। आज इस मंच पे उपस्थित सभी माननीय जन को हमारे संगठन की ओर से एक छोटा सा प्यार का उपहार देना चाहते हैं। मैं सरस्वती मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले मैडम से अनुरोध करूंगा कि प्यार का जो तोहफा है वो रजिस्ट्रार साहब को भेंट करें। अगले पड़ाव है, जब आपस में बातचीत नहीं होती है तो संपर्क जो है वो बढ़ता नहीं है। तो ये अब जो है इंटरेक्शन का सिलसिला है। अब आपके पास जो प्रश्न है, जो दुविधा है, वो महामहिमों के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कोई हड़बड़ी मत करिएगा, एक सभी का सुना जाएगा। तो मैं आप सुधीजनों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने
जो भी वक्तव्य है वो कम समय में महानुभावों के सामने प्रस्तुत करें। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वृंदावन के ग्राम पंचायत में यहाँ पे काफ़ी भीड़ हुई थी और यहाँ के लोगों के थ्रू उनके जितनी भी क्वेरीज थे, जितने भी सवाल थे, ये सभी सवाल जजेस को पूछा गया और उन पर उनको क्या सॉल्यूशन मिल पाएगा और वो क्या आगे कर पाएंगे इस विषय में यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस की गए और उनको काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी मिला कि आगे वो कैसे अपने कोई भी केसेस को डील कर पाए। गवर्नमेंट के थ्रू जो यहाँ पे सभी को अवेयरनेस प्रोवाइड किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के थ्रू एक ऐसा स्कीम भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे लोग जो 3 लाख से बिलो उनका इनकम है पर एनम, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो अपना जो केस, अगर कोई भी केस है, वो जाके सीधे हाई कोर्ट जाके लड़ सकते हैं वकील को हायर करके और उसके लिए उनको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने होंगे। और आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भीड़, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे आए हैं, ये पूरा श्रेय जाता है हमारे वीके अब्दुल अजीज जी को, जो कन्यापुरम और वृंदावन के ज़िला परिषद मेंबर हैं। उनका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा योगदान रहा कि यहाँ पे उन्होंने जितने भी सफ़र लोग हैं और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे वो आमंत्रित करे, यहाँ पे आने को कहा और उनके द्वारा यहाँ पे जितना हो पाया उनके द्वारा और यहाँ के एडवोकेट के द्वारा, यहाँ के जितने जजेस यहाँ पे उपस्थित थे उनके द्वारा, यहाँ के लोगों का जितना भी डाउट्स था अपने कोई केसेस को लेके या फिर कोई चिंताजनक अगर बात रही होगी कि वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक का नहीं ले जा सकते क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक है, तो यहाँ पे उन सभी बातों का यहाँ पे जिक्र उठाया गया और उनको कहा गया, समझाया कि वो सक्षम है, वो अपना केस लेकर लड़ सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने केस को फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके लड़ सकते हैं और वो अपनी चॉइस रिलेटेड जो वकील है वो भी हायर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे जानने को मिला। यहाँ के एडवोकेट और यहाँ के सभी जजेस के थ्रू यहाँ पे काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोवाइड किए गए। ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ के जो बैक रूरल साइड के जो जितने लोग होते हैं उनको काफ़ी सारे नॉलेज नहीं हो पाते। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो IHRCCO की जो टीम है वो हर एक प्रत्येक कोने में जाके हर जगह ऐसे अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ को लेके, जो कि वो सोचते हैं कि इसका कोई सलूशन नहीं हो सकता क्योंकि कोने कोने तक का बहुतों को काफ़ी सारे नॉलेजेस नहीं रहते हैं। तो IHRCCO की जो टीम है उनके द्वारा ये काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है कि वो अपनी तरफ से उनका जितना एफर्ट हो सकता है वो उतना एफर्ट दे रहे हैं और जितने भी नॉलेजेबल जजेस और जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं और उनके द्वारा यहाँ के लोगों के जितनी भी चिंताजनक विषय है उन पर बात किया जाता है और उनको समय दिया जाता है कि वो अपना जितना भी कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी प्रश्न हो या कोई भी चिंताजनक कोई भी बात हो या वो यहाँ पे रखे और उनका सलूशन यहीं से अगर हो सके तो यहीं पे उनका सलूशन निकाला जाता है और अगर यहाँ पे ना हो तो सीधे जाके कोर्ट में बैठ के उनके ऊपर हर एक विषय पे वो वहाँ पे जाके विस्तार रूप पे वहाँ पे बात करेंगे और उनका सलूशन निकाला जाएगा। और तो ये काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है हमारे IHRCCO की टीम के द्वारा। जो ये NGO टीम है वो उनके द्वारा जितना एफर्ट वो दिखा पा रहे हैं उतना एफर्ट वो दिखा रहे हैं और प्रत्येक कोने में जाके ये अवेयरनेस कैंप किया जाता है जिसके थ्रू लोगों को काफ़ी सारे नॉलेजेबल थिंग्स उनको जानने को मिलता है और उनको आगे की लड़ाई लड़ने में बहुत ही सुविधा मिल पाती है। यहाँ पे IHRCCO की टीम के द्वारा काफ़ी सक्सेसफुल ये अवेयरनेस कैंप रखा गया। यहाँ पे हमने जो देखा लोगों के बहुत सारे विषय पे यहाँ पे उन्होंने बात की और साथ ही साथ हमने देखा कि वीके अब्दुल अजीज जी, जो कि हम हमेशा देख पाते हैं कि वो लोगों को लेके कितने सिंसियरली काम करते हैं और लोगों के प्रति एक सद्भावना रख के प्रत्येक लोगों को वो उनके जो पर्सनल लाइफ या कोई भी असुविधा वो फेस कर रहे हैं उनके ऊपर वो हमेशा आवाज़ उठाने
चाहते हैं। और इसी तरह ये इन्होंने इस अवेयरनेस कैंप में भी इन्होंने अपना कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से किया और यहाँ पे लोगों को एकत्रित किया, वृंदावन के निवासियों को, ताकि उनका कोई भी असुविधा हो वो यहाँ पे जजेस के सामने वो रखे और अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाए। हम वीके अब्दुल अजीज जी को एक बहुत बड़ा थैंक्स कहते हैं कि वो नॉन स्टॉप वे में यहाँ के अंडमान के निवासी के लिए, भले वो कोने कोने हर एक जगह वो अपना आवाज़ उठाते हैं और लोगों को मदद देने की जितनी उनकी पास पॉसिबिलिटीज़ है, वो जितना कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं खुद के तरफ से, वो उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। तो मैं आज इस सभा में उपस्थित हमारे सभी भाई बहन जो सामने बैठे हैं, माता पिता भाई बहन जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं होते तो हम इस तरफ नहीं होते, क्योंकि आप वहाँ आए इसलिए हम सब यहाँ आए। तो आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। तदुपरांत हमारे बीच हमारे रजिस्ट्रार से जो SNSA के और राशिद आलम जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और इस प्रोग्राम में 4 शब्द लगाए और इसमें अपना वक्तव्य रखा। आपका हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। साथ ही हमारे बीच हमारे DLSA के चेयरपर्सन एवं डिस्ट्रिक्ट जज माननीय सुधीर कुमार जी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए और लोगों को इतना कुछ बताया, और यहाँ से हमारे भाई बहन कुछ आपसे सीख के जाएंगे और अपने प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। साथ ही हमारे बीच एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज माननीय नियाज आलम जी, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप भी अपना समय निकालकर, बहुमूल्य समय निकालकर आए हमारे बीच और इस सभा को संबोधित किए अपने कीमती शब्दों से। तो आपका भी मैं हार्दिक धन्यवाद अपने तहे दिल से करती हूँ, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से करती हूँ। तदुपरांत हमारे बीच हमारे DLSA के सेक्रेटरी एवं CGM डिप्टी मजिस्ट्रेट माननीय सम्राट राय जी, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे अपने आशीष वचनों से और अच्छे शब्दों से इनको समझाया कि कैसे इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपका भी हमारे संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आज 2 महानगर जिला हमारे अजीज भाई और प्रधान हमारी नाजमा जी, आप नसीम बानोल जी, सॉरी, आप दोनों ने जो पोटेंशियल दिखाया और जो अरेंजमेंट किया यहाँ पे इस दूर दराज गाँव में, जैसा आपने कहा कि बहुत ही आइसोलेटेड जगह में है और कटक है बाजार से काफी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की और एक बार ही बोलने पर आप दोनों ने हमारा बात सुना और आप सभी, आप दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे भी आप सबसे मैं ऐसी आशा करती हूँ कि कभी हम आना चाहे तो आपका सहयोग हमें मिले। हमारी एक साथ हमारी बहन पीछे बैठी हुई है जो हमारी स्टेट प्रेसिडेंट लीगल सेक्रेटरी है, आपका धन्यवाद कि आप हमेशा जब भी कभी हमारा जरूरत पड़ता है तो आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी होती है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी मेरे साथी मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित है, इधर उधर बिखरे हैं, सभी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम छूटेगा तो बाद में नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हमारे बीच में कलकत्ता जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से एक बहन अलग से जुड़ी हुई है, आपका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, मैं अभिनंदन भी करती हूँ आपका कि आप यहाँ आकर बैठे हैं। जितने भी यहाँ पे उपस्थित PRI के बाकी मेंबर्स, ग्रामवासी और जो भी श्रोतागण यहाँ मजबूत है, जो भी भूले भटके मुझसे भूल हो गई हो, आप सभी का हाथ जोड़कर मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी जब हम आए तो आप सभी का ऐसा प्यार और आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद। भारत माता की जय। और सबसे आखिर में एक बोल दी है, लेकिन सॉरी, मधु जी जो बहुत देर से इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे और बहुत बखूबी की, आपको स्पेशल धन्यवाद।
धन्यवाद। भारत माता की जय। वैसे हमारा जो संगठन का नियम है उसमें सर अंत में जो है हम अपनी जो कार्यक्रम की समाप्ति वो राष्ट्रगान से कर राष्ट्रगान शुरू। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा सर्व शुभ नामे जागे सर्व शुभ आशीष भारत माता की जय। पुनः मिलेंगे आपसे। आज हमारे यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट जज और स्टार हाई कोर्ट के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पे पॉस्को का केस रिलेटेड उन्होंने काफी सारे यहाँ पे नॉलेज स्प्रेड किया यहाँ के लोगों को। तो आइए सीधे चलते हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो यहाँ के जो निवासी हैं और अंडमान के निवासी वो क्या अपनी तरफ से नॉलेज स्प्रेड करना चाहेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद सर। आज का प्रोग्राम प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस था एवं पॉक्सो एक्ट एवं ऑफेंस रिलेटिंग टू वुमेन, इसके बारे में विस्तार से हमने बताया है लोगों को और उनकी जो शिकायतें थी उनको भी हमने सुनी है। तो आशा करते हैं, उनको ये भी बताया है कि कहाँ उनको आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर एराइज होता है तो आशा करते हैं कि इन फ्यूचर हमारे जो सुझाव दिए गए हैं उनको वो उनके लिए हेल्पफुल होगा और उससे उनको सहायता मिलेगी। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में साइबर क्राइम भी था, तो हमने कोशिश किया है कि युवा जनरेशन को इसके बारे में हम बताएं, अवगत करवाएं और इससे होशियार रहे, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, फाइनेंशियली भी हो रहा है और कुछ सेक्सुअली भी एक्सप्लिसिट कुछ कंटेंट्स चले जाते हैं जाने अनजाने में। इसको कैसे रोका जाए यही बताने की कोशिश किया है। आशा करते हैं कि प्रोग्राम कामयाब। प्रोग्राम में पॉक्सो और पॉश एक्ट के ऊपर और उसके साथ साइबर क्राइम के ऊपर भी आप सब अपना डिलीवरेशंस रखे और बहुत सारा क्वेश्चंस भी आए ऑडियंस के तरफ से। बहुत फ्रूटफुल और इंटरेक्टिव सेशंस और यह लगता है ये सक्सेसफुल प्रोग्राम। नमस्कार। आज तो मैं तो डीएलएसए सेक्रेटरी के हैसियत से यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट जो है उसके बारे में कुछ जो नॉलेज हम ताकि यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको दे सके, ताकि वो उनको अगर कोई आईनी सहायता की ज़रूरत पड़े तो वो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उन लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर सकें। आशा है कि ये प्रोग्राम बहुत सफल होगा। धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित है IHRCCO की प्रेसिडेंट मिसेस सरस्वती जी। चलिए उनसे जानेंगे कि वो इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगी। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। आज हम सभी यहाँ इकट्ठित हुए, अभी आपने जैसे इतने में सुना है, हमारे साथ SLSA के रजिस्ट्रार सर थी और DLSA के चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड DLSA के सेक्रेटरी हमारे साथ थे CGM सर। तो हम सभी ने मिलके आज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस एंड साइबर क्राइम के ऊपर बहुत सारे बातों पे चर्चा की, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दिया और बहुत सारे केसेस भी सामने से आई जिसका कि हम समाधान बहुत जल्दी करेंगे। तो ऐसा हमारा आशा है कि आगे भी वैसे प्रोग्राम करते रहे। चलिए। तो हमारे साथ उपस्थित है VK अब्दुल जी, जो कि कन्यापुरम और वृंदावन के जिला परिषद मेंबर है। आइए सीधे चलते जानते हैं कि वो यहाँ पे जो प्रोग्राम यहाँ पे पॉस्को केस के रिलेटेड जो प्रोग्राम किया गया उसके रिलेटेड वो क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैडम आपको धन्यवाद जो आप इतना दूर से आके कवरेज किया। थैंक यू सर। आज हमारा ग्राम पंचायत बिंद्रावन के प्रधान के नेतृत्व में हमारे पूरे PRA के टीम के साथ जो आज ये अवेयरनेस कैंप हुआ, हमारा 4 जज आए हुए थे और चारों जज ने अच्छा तरीक़ा से जो पॉस्को के बारे में, जो हमारे जो पैसा जो लूट रहा है जो हमारे ऑनलाइन के जरिए, उसके बारे में और हमारा ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारा जो मुद्दा को आज हमारे लोगों को समझाया कि हमें जानकारी नहीं था कि आज का दिन में कोर्ट में केस लड़ने के लिए हम लोग आज तक सोच रहा था कि वकील पकड़ना पड़ता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा भी स्कीम दिया गया है जो हम लोग जा करके अपना बात को रखेंगे
और वहाँ से हम लोगों को चॉइसेबल जो है वकील दिया जाएगा और हम लोगों जो है उसको जो है केस लड़के हम लोगों को फ्री में केस लड़के देंगे। हमें तो लगा कि कुछ पेपर का पैसा लेंगे, लेकिन जज साहब ने बताया कि वो पैसा भी नहीं लेगा। तो बड़ा खुशी का बात है कि आज हमारे लोगों को इतना अच्छा एक अवेयर हुआ, ये प्रोग्राम अच्छा हुआ और आज का दिन में 150 से 200 लोग जो आ करके इस प्रोग्राम को जो लाभ उठाया, उसके लिए मैं हमारे ग्राम पंचायत बिंद्रावन के निवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बोलने पर यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को सक्सेस किया, और सक्सेस ही नहीं बल्कि अपनों को एक फ़ायदा पहुँचाने का काम भी वो लोग करा है। आज स्कूल बच्चे, माँ बहन बहुत लोग आए थे और हमारा जज का जो भी बात था अच्छा तरीक़ा से सुना। 2 घंटा का प्रोग्राम हम लोगों ने ख़त्म किया। यहाँ पर 3 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे ख़त्म हुआ, अभी 5:15 हो गया। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे पंचायत के अंदर में ऐसा एक प्रोग्राम हम लोग ग्राम पंचायत बिंद्रावन बनने के बाद पहला बार हुआ है और ये हम लोग याद रखेंगे। और आने वाला समय भी मैं चाहूँगा कि इसी तरह प्रोग्राम हम लोग करेंगे। कुछ अरेंजमेंट का हम लोग कमी है, क्यों हमारे हॉल जो तोड़ के रखा हुआ है, नया हॉल बन रहा है। आने वाला समय 1 महीने के अंदर में वो हॉल भी बन जाएंगे, तो उसमें हम लोग और से बड़ा प्रोग्राम कराएंगे। जो आज इस हॉल के अंदर में लोग बैठने के लिए भी नहीं, बाहर तक आदमी खड़े थे, तो आपने देखा। और आज हमें खुशी है कि इस तरह एक प्रोग्राम हमारे ग्राम पंचायत बिंद्रावन में हुआ। हम ह्यूमन राइट्स जो हमारे सरस्वती मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम को यहाँ पर रखने का फैसला किया और हम लोग सपोर्ट करके उनको जो है इसको सक्सेस किया। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जजेस के थ्रू यहाँ पे पॉस्को रिलेटेड जो केस होते हैं हमारे अंडमान में, और साथ ही साथ जो साइबर क्राइम रिलेटेड जितने भी केसेस हैं अंडमान में, और उन सभी चीजों का जो सलूशन है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी मैटर के ऊपर यहाँ पे जजेस ने यहाँ के वृंदावन के निवासियों को अवेयरनेस यहाँ पे प्रोवाइड किया। साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ के जो निवासियों के द्वारा काफी सवाल भी पूछे गए हमारे जजेस को कि इनको कुछ इश्यूज है, वो इश्यूज को भी यहाँ पे उठाया गया, उनके पर्सनल इश्यूज भी यहाँ पे उठाए गए और जजेस के थ्रू ये सारे सवालों का जवाब दिया गया। और कुछ ऐसे भी केसेस है जो सीधे जाके कोर्ट में जाके उनको जाके वहां पे जाके बात करने को कहा गया है और उनके थ्रू जितना हो पाएगा उनके थ्रू उतनी मदद दी जाएगी। साथ हमें ये जानने को मिला है कि जैसे हम सुना करते हैं कि हमें कोई भी केस लड़ने के लिए हमें एडवोकेट बाहर से हायर करना पड़ता है और उसके लिए काफी सारे अमाउंट पे करने होते हैं। कुछ भी अगर केसेस होते हैं वो डील करने के लिए हमें जब एडवोकेट हायर करना पड़ता है तो हमें काफी सारे अमाउंट पे करने पड़ते हैं। लेकिन डीएलएस के द्वारा अगर हम कोई एडवोकेट अगर हम परस्यू करते हैं, अगर कोई एडवोकेट हम लेते हैं और हम अपने चॉइस के थ्रू भी वो एडवोकेट को हम ले सकते हैं और उसमें कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू काफी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, तो आप इस विषय में और भी आप नॉलेज ले सकते हैं। इन सभी विषय में आप सीधे कोर्ट जाके भी इनके बारे में आप सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी केस अगर डील करनी हो और अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो आप इनके थ्रू बात करके आप अपने विषय को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने कोई भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि आज का जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ वो वृंदावन के निवासियों को काफी मददगार और सफलतापूर्वक यहाँ पे कंप्लीट किया गया और हर एक लोगों की जितनी भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया गया। तो इसी के साथ मैं यहीं पे अपने समाचार को समाप्त करूंगी। मैं अनामिका, अंडमान टाइम्स 24/7 से। जय हिंद।